वेलकम बैक टू माधुरी IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम घटना चक्र पूर्वालोकन से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि घटना चक्र पूर्वालोकन UPPCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ARO और इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। आप क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में कुरैश नामक कबीले के बनु हाशिम घराने में हुआ था और इनको 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई और 622 ईस्वी में इनकी मक्का से मदीना की यात्रा से हिज्र संवत की शुरुआत हुई और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो अब जानते हैं दोस्तों भारत के नामकरण के बारे में। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, कुछ विद्वान ये मानते हैं। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, कुछ विद्वान ये मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जैन अनुयायी ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है तथा अरबों ने हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों द्वारा और हिंदुस्तान का पूरे देश के लिए ईरानियों द्वारा। ये अंतर याद रखिएगा दोस्तों। भारत पर पहला सफल आक्रमण मुस्लिम 712 ईस्वी में हुआ था, जो कि आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान चलाया था, जो कि पूर्णतः पराजित और मारा गया था। ईरान के हाकिम गवर्नर अल हज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था और अरबी ग्रंथ चचनामा के द्वारा अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है और दाहिर के पिता का नाम चच था, जो कि दोस्तों यहाँ पर एक कहानी मिलती है कि दाहिर की दो पुत्रियाँ थीं, सूर्य देवी और परमल देवी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की मृत्यु के बाद इन दोनों को अगवा करके अरब भेज दिया तो इन पुत्रियों ने अपनी चालाकी से वहाँ के खलीफा से कहा कि हमारा कौमार्य तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही भंग कर दिया है, जिससे बौखलाकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बेल की खाल में बंद सिलकर के मंगाने का आदेश दिया, जिससे बेल की खाल में सिलने के कारण उसका दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम से मृत्यु हो गई। कितनी चतुराई से इन दोनों बेटियों ने अपनी पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। और दूसरा कुछ स्रोतों से ये मिलता है कि अरब में खलीफा का परिवर्तन नए खलीफा गवर्नर अल हज्जाज का विरोधी था और नए खलीफे ने अल हज्जाज के सभी सगे संबंधियों को मारना शुरू कर दिया, जिस कारण से नए खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनवा लिया और मार दिया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं तुर्क आक्रमण। गजनी वंश। दोस्तों, गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था और गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी था। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों, अगर पूछे तुर्की आक्रमण सर्वप्रथम किसने किया था, वो था सुबुक्तगीन ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। फिर उसके बेटे गजनी ने 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भीमदेव प्रथम 1022 के शासनकाल में महमूद गजनी ने 1025-26 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। महमूद गजनी का चंदेलों का प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल का शासक बहुत ही प्रतापी हिंदू शासक विद्याधर था, जिसने अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। कहा जाता है दोनों विद्याधर की सेना और गजनी की सेना दोनों आमने सामने खड़ी रही, किसी का एक दूसरे पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई और बाद में गजनी अपनी सेना लेकर वापस लौट गया।
दोस्तों 1000 से 1027 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह महमूद गजनी को यामुन उद्दौला आमीन उल मिल्ला की उपाधियां प्रदान की। महमूद गजनी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। दरबारी इतिहासकार रुतवी था। मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार रुतवी था। उसने किताबुल यामनी तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत उच्च कोटि का विद्वान अलबरूनी भी था और तारीख सुबुतगीनी लेखक बेहाकी ने लिखी थी और लेखक बेहाकी को लेनपुल ने पूर्वी पेपस की उपाधि थी। फारस का कवि उजारी, खुरसानी विद्वान, तुर्सी अंसरी विद्वान, असदी और फारूकी प्रमुख थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। महमूद गजनवी के दरबार में का प्रसिद्ध कवि था। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबादी था। किसी फरिश्ता का पूरा नाम मोहम्मद। इसकी किताब तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम सादिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद के तत्कालीन भारत मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी का जन्म 1973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, उसी साथ गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, बरामीर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसके जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। सर्वप्रथम साची सचाव ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी भाषा में रजनीकांत द्वारा किया। अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की अलबरूनी ने। इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले एडवर्ड साची थे और हिंदी में अनुवाद करने वाले रजनीकांत शर्मा थे। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनी ने जारी किए थे। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी करने वाला महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित मुद्रा लेख संस्कृत भाषा में था। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। तो दोस्तों शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के विषय में जानते हैं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गजनवी के बाद भारत पर मुस्लिम आक्रमण शिथिल पड़ गए और फिर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक आपने बराबर साम्राज्य विस्तार तथा पुनर्विजित राज्य को रक्षा करने पर 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु उस समय गुजरात का शासक बहुत ही प्रतापी मूल राजनीति और भीम द्वितीय था। अपनी योग्य साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। दोस्तों मूलराज द्वितीय और भीमद्वितीय ने नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत पर मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया और मोहम्मद गौरी प्राण बचाकर भाग गया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी और फिर मोहम्मद गौरी ने अपना भारत में घुसने का रास्ता बदल लिया। मोहम्मद गौरी पंजाब की साइड से भारत में घुसा और पंजाब की साइड से जब पंजाब को विजिट किया तो मोहम्मद गौरी की सीमाएं अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से टकराने लगी, जिसके कारण उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया और मोहम्मद गौरी प्राण बचाकर भाग गया। मोहम्मद गौरी अपनी सेना को सुसंगठित करने लगा और महज अगले वर्ष 1191 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसके बाद क्या दोस्तों, यहाँ पर एक 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी
के कन्नौज के गहलवार राजा जयचंद को भी पराजित किया। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ था। गोरी की विजय के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वस्तुतः 1192 से 1296 ईस्वी में उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत में विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गोरी तथा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गोरी का एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। बख्तियार खिलजी ने बिहार की विजय तथा नालंदा एवं बिस्मिल्लाह को तहस जलाकर तहस नहस कर डाला। उसने 1198 से 1203 ईस्वी में मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। उसमें लक्ष्मण सेन अपने प्राण भाजकर पूर्वी बंगाल में भाग गया। बिना युद्ध किए ही तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर पूरी तरह लूटपाट की। राजा के पश्चिमी नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी बख्तियार खिलजी ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयास नहीं किया। इख्तियार ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। दोस्तों अब इस टॉपिक के हम PYQ लगाएंगे। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। दोस्तों कमेंट में आप भी जवाब देते रहिएगा। मक्का कहाँ है? वर्तमान में सऊदी अरब में। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। भारत की जनता के संदर्भ में अरबों ने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 712 ईस्वी में। नहीं है इनमें से कोई नहीं। डी सही था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में, सभी को पता है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अरब के सर्वप्रथम अरबों ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम था अरब। मोहम्मद बिन कासिम अरब था। चचनामा के अनुसार छठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोड़। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। इनमें से कौन सा गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलप्टगिन ने गजनी राजवंश की स्थापना की थी। अब दोस्तों महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना था। कथन कारण की ऐसे क्वेश्चन UPPCS में बहुत आते हैं, बहुत ही संभाल के दोस्तों जवाब। गजनी ने 17 बार आक्रमण किया, सही है। वो आक्रमण करने का कारण क्या था? मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, गलत। महमूद गजनवी का आक्रमण का उद्देश्य था भारत से धन लूटना, तो ये सही है और आर गलत है। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर चंदेल शासक। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था? विद्याधर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? पहली बात हमने आपको बताया, शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है, इसलिए ये इसमें विकल्प प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, सही जवाब। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान? अल-बिरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया। दोस्तों महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बिरूनी था 11वीं सदी में। अल-बिरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान अल-बिरूनी था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल-बिरूनी के संबंध में सही विद्वान था? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। अल-बिरूनी विद्वान था पर धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं कह सकते हम अल-बिरूनी को, तो यही सही नहीं है। अल-बिरूनी धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी
के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? भीमदेव ने पुनर्निर्माण करवाया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल के सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है, सही। और अलगुरी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, ये बात भी सही। सोमनाथ मंदिर की प्रारंभिकता, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, ये गलत है। सोमनाथ मंदिर में तब राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उत्तर ए सही है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? महमूद गजनवी ने। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के शासक ने 1112 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीमदेव द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? जयचंद। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? जयचंद को। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, पांतरायन का द्वितीय युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना के द्वार खुल गए। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए। चंगेज खां, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, तैमूर। सबसे पहले आया है महमूद गजनी, तो सेकेंड 2 नंबर। फिर मोहम्मद गोरी 3 नंबर। उसके बाद इल्तुतमिश का जब शासन था तो ख्वारिज़्म का राजकुमार भारत की ओर भागा, तो वहाँ से उसका पीछा करते हुए चंगेज खां भारत की सीमा तक आ धमका था, पर इल्तुतमिश ने उसकी मदद ना करके भारत पर चंगेज खां के आक्रमण होते होते रोक लिया था। तो फिर 1 तैमूर लंग जब तुगलक वंश का शासक था, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह आखिरी शासक था, उसके समय में तैमूर लंग ने हमला किया था, तो 4। तो आंसर बी सही। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। भारत में मोहम्मद गोरी के किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी का गुलाम इब्न बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंसक करने वाला बख्तियार खिलजी है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, नीचे दिए गए कौटुंबिक तथ्य। भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए कथन और उसका कारण, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल कारण भी सही है। कथन ए और दोनों सही हैं, कारण आर एक ही सही व्याख्या है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता के अभाव के कारण ही तुर्की सत्ता का उदय हुआ, तो ऑप्शन ए सही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।